नमस्कार। आज दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज दिन भर की बड़ी खबरों की समीक्षा के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। आज यहां पर जो बड़ी खबरें आज दिन भर की हैं उनमें गुड़गांव में हरियाणा में दो जिलों के नाम बदले गए हैं, जिनमें मेवात का नाम बदलकर नुहू कर दिया गया है और साथ ही गुड़गांव अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही एनआईटी के जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हको हुकूक को लेकर। वहीं पर बाड़मेर में जो दलित लड़की के साथ बलात्कार का मामला है उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और साथ ही मिसलीड करते हुए विज्ञापनों की भी समीक्षा होगी। आम्रपाली का मामला है, धोनी उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं वो रिएक्शन जो गुड़गांव और नुहू पर लिए गए हैं। गुड़गांव की एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। देश और विदेश के अंदर गुड़गांव की अपनी एक पहचान है। बजाय इसके कि कागजी ढकोसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को उलझाए, अच्छा होता वो गुड़गांव में ढांचागत विकास और सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देती। आज लोग जो समाज किसान है, मजदूर है, बेकार बेरोजगार है, उनके बारे में जो बात कही है, बिहार की, आपकी हरियाणा की, आने वाले दिनों में क्या करेंगे, ये जो बात कही थी वो तो एक बात पूरी नहीं कर रहे। ये गुड़गांव है, साइबर सिटी है, दुनिया भर से बिजनेस जो है वो वहां के जरिए होता है। कितना पैसा खर्च होगा, कितने कागज, कितने तरह की मेंटल टॉर्चर लोगों को होगा। इस सहज भाव से किसका क्या नाम है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल तमाम तरह की आलोचनाएं हैं, तमाम तरह के रिएक्शन हैं, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं, पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस तरह के नामकरण पर, नामों के बदलने पर और फिर दूसरी सरकार के आने पर फिर उसे बदलने पर। हमारे साथ समीक्षा के तौर पर जो मेहमान हैं नवीन कुमार उपाध्याय हैं। आप राजनीतिक संवाददाता हैं पायनियर के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज्ञानेश जी श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्ञानेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम इस सवाल को अगर लेना चाहें और बात यहां से शुरू करें कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने कहा, तो उनका एक सीधा सा सवाल यह था कि सरकार का या खास तौर पर केंद्र या राज्य में जिनकी भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनका अतीत के प्रति जो मोह है, उस मोह के कारण इस तरह की चीजें हैं वो होती हैं, लेकिन जमीन पर जो काम होना चाहिए वो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, पहली बार ये हो नहीं रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, विशेषकर बीजेपी देखिएगा तो राष्ट्रवाद और ये सांस्कृतिक पहचान, ये सबको लेकर बीजेपी में एक अधिक सेंसिटिविटी है। उसके राजनीतिक कारण भी है, हम ये नहीं मानते हैं कि उसके राजनीतिक कारण नहीं है। नेचुरली जो है एक सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश की जाती है। इन सब नामों के बदलने के क्रम में आप देखिए, कर्नाटक बेंगलुरु का नाम बदल के बेंगलुरु किया गया, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया, बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। नेचुरली इसके पीछे एक राजनीतिक कारण रहता है, कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन से राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण रहते हैं? वहां मायावती ने जितने नामकरण किए हैं वो सबसे ज्यादा हैं अभी तक। तो इन्होंने कहा ना कि सबका अपना एक राजनीतिक एजेंडा होता है। जैसे बीजेपी की पुरानी सोच है, परंपरावादी सिद्धांतों में विश्वास करती है, उसकी राष्ट्रवाद की अपनी लेकिन मायावती ने भी तो सांस्कृतिक धरोहर को ही उसी के नाम पर नाम रखे। कोई पंचशील नगर, कोई गौतम बुद्ध नगर, कोई कुशी, अलग अलग तरह कुशीनगर। हाँ। तो सबके अपने, चूंकि नामकरण करने से क्या होता है, एक जो विकास की कार्यक्रम है उससे ध्यान थोड़ा भटकाव भी होता है। कई बार अभी गुड़गांव का गुरुग्राम जो नाम आया है, आप देखिए हाल ही के दिन में, कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जाट आरक्षण के नाम पर काफी कुछ चल रहा था वहां पर। तो एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग लग चुका था। ऐसे में बीजेपी की सरकार चाह रही थी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाए, ऐसे कुछ किया जाए ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ, सांस्कृतिक परिसंवाद की भी एक घटना हो सकती है, चल सकती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जमीन जो है वो मजबूत रहे। और जहां तक आपने मायावती की बात की, तो मायावती ने जितने नामकरण किए उसमें देखिए स्पष्ट राजनीति थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो गौतम बुद्ध नगर ऐसे जो कि बुद्ध से जुड़े हुए चीज थे, और कहीं माना जाता है कि बुद्ध दलित से अधिक क्लोज थे, हिंदू का विरोध उन्होंने किया। तो इस तरीके के रूप से कहीं न उनका वो स्पष्ट पॉलिटिकल
कारण और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी जो बुद्धिज्म की ओर रुझान है, शायद उस लेगेसी को, उस विरासत को उन्होंने ढोने की कोशिश की। एक बात और भी है जिसको समझा जाता है कि स्टेट को यह अधिकार है कि वो नामकरण कर सकता है, बदल सकता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विरासत रही है, जो लेगेसी रही है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया, कोई टर्निंग पॉइंट आया। क्या यही अधिकार जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसको नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, जरूर होना चाहिए, आपकी बात से हम सहमत हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे तबके हैं, गांव हैं, पंचायत हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं और बहुत इतिहास वहां पर, इतिहास वहां पर आज के दिन में भी वो पत्थरों में भी वहां के इतिहास रहता है। बिल्कुल, छोटे छोटे जगह है, छोटे छोटे वहां पर आधारशिलाएं हैं। नेचुरली विरासत को अगर हम अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये विरासत केवल हमारे म्यूजियम में नहीं रहनी चाहिए, ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जिस तरीके से नामकरण किया जा रहा है। यहीं से 40 किलोमीटर दूर हापुड़ है, मुझे लगता है 50-55 होगा, उसके पास एक गांव है रसूलपुर। वहां संत गंगादास पैदा हुए जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार किया। ये ऐतिहासिक सत्य है, परंतु उस गांव का नाम रसूलपुर है। ग्राम सभा इस बात के लिए कहते कहते बहुत परेशान हो गई कि भाई हमारे गांव का नाम गंगादास, संत गंगादास धाम रख दीजिए, या कुछ ऐसा नाम रख दीजिए जिसमें गंगादास जी आते हों, और उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कैटेगरी का। तो 15 लोगों ने पीएचडी भी किया उनके ऊपर, शोध पीठ है सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन चीजें बदलवाने के बाद भी वो लोग समर्थ नहीं है, उनको शायद उस तरह का बातें अपनी नहीं बढ़ा। राजनीतिक शक्ति नहीं है, प्राप्त भी है, लेकिन अभी आपने कहा कि ये धीरे धीरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनेगा, समझे ना। राज्य सरकार को ये अधिकार है, अभी ग्राम सभा को अधिकार तो प्राप्त है नहीं, राज्य सरकार ही इसको तय करेगी। तो अभी देखिए, हाल में औरंगजेब रोड को भी चेंज किया गया था कलाम जी के नाम पर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है, आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं रसूल। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये मुद्दा बनते जाएगा तो एक दिन वो भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। हम यहां पर अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर बाड़मेर से है, राजस्थान से, जहां एक दलित लड़की के साथ रेप का मामला आया और वहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उन्होंने उस पर क्या बयान दिया, बाकी नेताओं का उस पर क्या कहना है, पहले ये सुनते हैं। डेल्टा हिंदुस्तान की बेटी थी, इंटेलिजेंट थी, और उसको मारा गया है, उसको कुचला गया है, दबाया गया है। जिस प्रकार से रोहित को दबाया गया, वहां यहां डेल्टा को दबाया गया। तो मैं सीएम से कहना चाहता हूं कि सीएम का काम न्याय देने का काम है। जिस प्रकार से उन्होंने डेलीगेशन से बात की, वो उनको शोभा नहीं देता। उनको इस परिवार को और डेल्टा को न्याय देना चाहिए। 50 साल क्या किया उन्होंने, क्यों भूल गए अम्बेडकर जी को? अभी याद आया क्या उनको? और दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने इतना समय में क्या किया है? अम्बेडकर जी का चित्रपट लगाने में कितना समय दिया पार्लियामेंट में? उनके जमाने में उन्होंने किया नहीं, उनका मेमोरी कायम रखने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। दलित है तो हर कमजोर आदमी के प्रति सिंपैथी सबकी होनी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन जो एनडीए के हुकूमत में, बीजेपी के राज में जो दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, दलितों को जिस तरह से बेमुला की को खुदकुशी, बिल्कुल हैदराबाद से लेकर बाड़मेर तक एक इशू बनाने की जो कोशिश है, यानी उसको हम इस कड़ी से जोड़कर आप देख सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री है, या जो एक तरह से राजनीतिक जो विपक्ष का कद्दावर नेता है, वो सीधे वहां के सीएम को या समथिंग वहां उस तरह से टारगेट होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो अकाउंटेबल अधिकारी है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ना तो उनके नाम सामने आते हैं, उनका क्या हुआ, उनका तबादला भी हुआ कि नहीं हुआ, उनको सस्पेंड भी किया गया कि नहीं किया गया, वहां पर कार्रवाई करने की दिलचस्पी ना तो राहुल गांधी जी में है, ना विपक्ष के बाकी लोगों में होती है, और सीधे केवल एक आदमी को ठीक है ले लिया जाता है। निशाने पर लेना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी मानी भी जानी चाहिए, लेकिन वहां पर सब मिलकर के वहां उसको बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर आपने रिएक्शंस देखे होंगे तो इंटरेस्टिंग चीज ये था कि अपोजिशन के दोनों रिएक्शन थे, या तो अली अनवर और चाहे राहुल गांधी के, दोनों में बेमुला का नाम आया था। कहीं न कहीं
एक प्रयास है, और जो हम इसको कोई गलत नहीं मानते हैं, राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी और वो कहीं न कहीं वो दलित से सारे इशू को बिल्कुल उठाकर वो एनडीए को एक एंटी दलित अलायंस के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा तो क्राइम जो है, अनफॉर्चुनेटली इस देश में क्या होता है, क्राइम को हमेशा हम लोग जाति से जोड़ देते हैं। इस देश में तरह तरह की घटनाएं रोज घट रही हैं। दलितों के साथ हम मान के चलते हैं कि दलितों के साथ ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी भी गरीब या कमजोर के साथ होती है घटना आम लेकिन आसानी से हो जाती है। दूसरे कास्ट के लोगों के साथ भी ये घटनाएं हो रही है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिनके पॉपुलेशन न्यूमेरिकली कम है, वो कास्ट के रूप में वो क्राइम सामने उभर कर नहीं आते हैं। आज के दिन में अनफॉर्चुनेट बात है कि दलित को हम लोग केवल एक वोट बैंक के रूप में क्रिएट कर रहे हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कहीं है। ऐसा भी लगता है श्रीवास्तव जी की जो क्लास बनती है या फिर राजनीतिक कारणों से बनाई जाती है, उस क्लास में धीरे धीरे जब वैमनस्य बढ़ाया जाता है या जो क्लैश पैदा होता है, उस क्लैश के कारण भी ये वर्ग विभाजन जैसा होता है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं टारगेट पर आ जाती हैं चीजें। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक राजनीतिक, जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी का काम है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी को जाकर के वहां पर ये बातें बोलनी पड़ती है। कल अंबेडकर जयंती है, मनाई जाएगी देश भर में। राजस्थान का कांग्रेस यूनिट क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया? सवाल यह है कि सिर्फ एक दिन जाने से, राहुल गांधी के जाने से दलितों पर अत्याचार या रेप की घटनाएं कम हो जाएंगी या उनकी बातें सुनी जाएंगी? हमारा राजनीतिक ढांचा इस कदर अब बिखराव में भी आ गया है कि बयानबाजी से सिमट गया है। दलित एक एजेंडा बन गया है, चाहे उनके साथ अत्याचार हो चाहे ये हो। कानून में सख्ती है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को भी मुख्य रूप से विरोध करना पड़ेगा। आपने कहा ना कि अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसके लिए वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को आंदोलन करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा। ये कम होती जा रही है, सिर्फ बयानबाजी से काम चल जाता है। बिल्कुल। हम एक अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर एनआईटी से है। एनआईटी के जो छात्र हैं, जो बाहरी छात्र थे, वो आकर के दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हकों हुकूक को लेकर के। वहां पर जो उनकी असुरक्षा जैसी स्थिति पैदा हुई, वहां पर जो कुछ हुआ, उसके बाद उनके अभिभावकों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अब वो दिल्ली में संसद तक को कहीं ना कहीं देश को इस बात को लेकर कंसर्न उनका है कि भाई हमारी जो वहां पर प्राथमिकताएं हैं उन पर पहल होनी चाहिए। वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या है उस पर सबसे पहले वो सुन लेते हैं और बाद में आएंगे अपने मेहमानों की ओर। सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि हमारी एनआईटी वहां से शिफ्ट होनी चाहिए। सर, दूसरी डिमांड है कि जेके पुलिस वालों ने जितनी ब्रुटैलिटी के साथ हमारे ऊपर अटैक किया था और बिना किसी रीजन के किया था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जितने भी ऑफिशियल्स वहां पे थे जिन्होंने इस चीज को होना अलाउ किया। सर, फिजिकली हैंडिकैप्ड बंदा जो दौड़ नहीं सकता है, उसको 5-5-6 पुलिस वालों ने घेर करके मारा है। और सर 20-25 लोग ऐसे हैं जिनको की सीरियस इंजरी हुई है वहां पर। तो सर हम ये चाहते हैं कि जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स वहां पे ऐसे थे जिन्होंने इन चीजों को होने दिया, जिनके अंडर में चीजें हुई हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। और सर तीसरी डिमांड हमारी ये है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ऐसा होना कैंपस में अलाउ किया, उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन हो। That incident is totally condemnable. There is no doubt about it. About some people, what you call celebrating the defeat of India and all. But at the same time, you can't attribute it to the entire people of Srinagar or this thing, Jammu Kashmir. So we have to really understand the problem, and the HRD ministry is already appraised the situation. The administration will talk to the students and then try to make peace in the campus so that the students can continue their studies. That was waiting to happen with the new establishment there, the PDP government and the BJP support. I mean, this country is getting polarized. Students have to move. We thought India is one, and we still believe India is one. Students have to leave a university just because they don't happen to be from the state. We have seen students across the country going and studying in the best establishments. It's a shock, it's a shame, and not acceptable. इंडिया इज वन, इट इज राइट। परंतु जब क्या शिफ्टिंग जो है, जैसी मांग की है छात्रों ने, शिफ्टिंग समाधान है? क्या ये उन अलगाववादियों के सामने झुक जाना नहीं होगा जो ये चाहते ही हैं कि वैली में एक भी बाहरी आदमी ना रहे, ताकि वो उसे अपना एक तरह से सेपरेट मुल्क की तरह से उस हैसियत से वहां पर दुनिया में के सामने वो पिक्चराइजेशन रख सकें? देखिए, शिफ्टिंग तो आउट ऑफ
क्वेश्चन है। आई थिंक रबिश डिमांड है, एक टोटली इसको रिजेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट, ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आज आउट स्टेशन के लड़के कहते हैं कि वो जम्मू में और या श्रीनगर में सुरक्षित नहीं है, तो कल श्रीनगर के लड़के कह सकते हैं कि वो दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। और वो क्या कल वो डिमांड करे कि नहीं जेएनयू को शिफ्ट कर दीजिए श्रीनगर में। ये सब चीजें जो है इलॉजिकल हैं और नहीं होनी चाहिए। इस बात का अनफॉर्चुनेटली अगर 2 महीने 3 महीने में घटनाओं देखिएगा तो कैंपस में एक तरह का उबाल है हर जगह, पूरे इंडिया में हर जगह कैंपस में। आज श्रीनगर के लड़के उनके साथ ऑब्वियस वो जो कह रहे हैं वो सही है, उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ जो भी हुआ, लेकिन आज श्रीनगर के लड़के जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। ठीक 2 महीने पहले वहां पर जेएनयू के लड़के बैठे हुए थे, कुछ दिन पहले वहां पर हैदराबाद के लड़के बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं ये एक कैंपस में जो जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको कंटेन करने की कोशिश करने की जरूरत है, कंटेन करने की जरूरत है, और ये छात्रों को एक साथ रखने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले श्रीवास्तव जी, मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्र, राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्र पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और केवल वार्निंग देकर के छोड़ भी दिया जाता है। यहां पर जो हुआ है वो करीब करीब उल्टा होता है। वो देश के पक्ष में नारे लगाते हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो एकदम से पिक्चर एक तो उलट है, जैसा उपाध्याय जी ने कहा। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा ये बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा मुहैया वहां कराई जाती है तो और उन्हें वहां सुरक्षित माहौल अगर फेस वो करते हैं तो शायद वो आने के लिए नहीं कहेंगे, उस तरह की बात नहीं सोच पाएंगे। नहीं, नीट की जो घटना है बहुत ही सेंसिटिव घटना है। पहले इसको इस रूप में देखिए। सेकंड चीज, सेंटर और स्टेट रिलेशन को भी इसमें परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेट का भी इशू है, सेंटर का भी इशू है, तो उसको सिर्फ जैसे जेएनयू का मामला है, जेएनयू का मामला कुछ और था। कैंपस की राजनीति गर्म हो गई है जब से राष्ट्रवाद और तमाम चीजें की भारत माता की जय की से शुरू हुआ है। लेकिन नीट की घटना एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और सेंटर को इस पर बहुत ही फूक कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य में नीट की घटना हुई है, जम्मू कश्मीर, पहली बार आप इस घटना को पूरे राष्ट्र में झकझोर दिया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी तक का जो स्टैंड है केंद्र सरकार का बहुत अच्छा स्टैंड है, उसमें सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और शायद सोसाइटी को भी समझदार बनाने की दिशा में कदम उठने चाहिए। हम एक अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से है, जो विज्ञापनों के जरिए, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए जो आम जनता को मिसलीड किया जाता है, बरगलाया जाता है, उसको लेकर के एक तरह से एमएस धोनी और आम्रपाली, इन सबके चारों ओर तो ये खबर लिपटी ही है। साथ में उन सेलिब्रिटी के ऊपर भी शिकंजा है जो लोग इस तरह के भ्रामक एडवर्टीजमेंट करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही 5 साल की जेल भी हो सकती है। यहां पर हम समझेंगे इस खबर को, लेकिन लेते हैं छोटे से रिएक्शन। As far as various celebrities endorsing various advertisements are concerned, which leads many times to duping of innocent consumers, it is indeed a very serious issue. It needs to be deliberated thoroughly, and in case it is found that the reason why a brand of or category of consumers have been duped on account of such a misleading ad, some amount of responsibility must be placed on the celebrity who continues to endorse these ads. सेलेक्ट कमेटी जो रियल एस्टेट की थी, उसके सामने सुझाव रखा था कि फिल्म कलाकार, क्रिकेट कलाकार और सेलिब्रिटीज जो भवनों के, मकानों के झूठे विज्ञापन के मामले करते हैं, विज्ञापन करते हैं, उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो भवन निर्माता को। यानी यहां पर समझने वाली बात यह है कि केवल अभी जो कोर्ट का कहना है वो मकानों तक सीमित नहीं है। मिसलीड करने वाले हर विज्ञापन पर और विज्ञापन करने वाले हर सेलिब्रिटी पर वो तलवार लटक सकती है। लेकिन जो इस मामले में हुआ है हम उसे भी समझना चाहेंगे और जो कोर्ट का आगे का जो नजीर है उसको भी। देखिए, 2 पक्ष हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो ये सेलिब्रिटी जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि वो किस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं और किस बिल्डिंग का प्रचार कर रहे हैं। वो तो एक सेलिब्रिटी है, वो आए स्टेज पर और उन्होंने 2 शब्द कह के चल गए, जिस कारण ये है, और इसलिए उनको अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि जहां पर आप
मिलियंस ऑफ रुपीज आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसमें से कम 5%, 10% पैसा आप उसको सेट असाइड कीजिए और एक ऑफिस अपना रखिए जो वो इस बात की जांच करे कि बिल्कुल, जिस चीज का आप बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्कुल। वो जेन्युइन है या आप नहीं है। मिलियन ऑफ रुपीज तो कमा लेते हैं, मिलियन ऑफ मैन जो हैं वो भी तो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको देखते जैसा आप सोचते हैं और करते हैं वो भी करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब की भावनाएं भी आहत होती हैं। बिल्कुल आहत होती है। आप देखिए सरकारी विज्ञापन, सरकारी टेलीविजन, इसमें गलत लोगों को कभी इंडोर्स नहीं किया जाता है। ठीक बात। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है। उसी तरीके से प्राइवेट जो विज्ञापन होते हैं उसमें भी उसी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये कानून बहुत अभी जो है ना बहुत हल्के रूप में लिया गया है। 5 साल की सजा, कई सारे उसमें कंडीशंस हैं और सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को जो झेलना पड़ता है, जो परेशानियां उठानी पड़ती है। समय की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, नवीन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर फाइनली एक बात आती है कि जो बाजार है वो अपना शिकंजा नकारात्मक रूप में ना स्थापित कर पाए, इसके लिए समाज को भी, सरकार को भी और पूरे सिस्टम को शायद जागरूक रहना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।